समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन किया है। अखिलेश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अखिलेश जी, क्यों आपने करहल सीट को चुना और नामांकन के बाद अब आपका क्या कहना? जिला पार्टी का प्रस्ताव और वहाँ हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने ये कहा कि आपको चुनाव यहाँ लड़ना चाहिए और चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए, नेताजी का लोकसभा का क्षेत्र है, नेताजी का कार्य क्षेत्र रहा है, घर के पास है और यहाँ आपको चुनाव में नहीं आना पड़ेगा, लेकिन चुनाव के बाद आपको जनता में आना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी सीट पर तय करिए जहाँ चुनाव जनता लड़े और आप और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा सकें। इसलिए मैंने करहल का प्रस्ताव और पार्टी के प्रस्ताव को तय किया और स्वीकार किया। अखिलेश जी, आपने जैसे ही नामांकन किया बीजेपी की लिस्ट आ गई, आपके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट दे दिया और एसपी सिंह बघेल ने भी नामांकन कर दिया। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के प्रत्याशी? अगर आज नामांकन करने आए तो इसका मतलब ये है कि जिस समय समाजवादी पार्टी ने मेरा नाम तय किया था उसी समय इन्होंने रणनीति बनाई होगी, वरना कागज़ तैयार करने में, और वो भी केंद्र के राज्य मंत्री हैं और उन्हें चुनाव लड़ाना खुशी की बात है कि दिल्ली के मंत्री लड़ रहे हैं। तो जो डबल इंजन की सरकार है, जो एक दूसरे के पहिए खोल रही थी, अब उनको ये भी बताना पड़ेगा जनता को कि प्रदेश सरकार ने जनता की भलाई के लिए क्या किया है और केंद्र सरकार ने भलाई के लिए और क्या नए काम उठाए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी बड़े चेहरे को आपके खिलाफ भेज रही चुनाव लड़ने के लिए? चेहरे का सवाल नहीं है, सवाल पार्टी का है। सवाल ये है कि इनकी दो सरकारों ने आखिरकार जनता के लिए क्या किया है। महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, जितने भी विकास कार्य इस क्षेत्र में चल रहे वो सब बंद कर दिए गए, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कोविड की वजह से जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकते थे या नौकरी रोजगार पा सकते होते। इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए, इन्वेस्टमेंट मीट की, लेकिन कोई ज़मीन पर कारखाना उद्योग नहीं लगा। तो आखिरकार इसका जवाब क्या है? और बिजली महंगी हुई है, सिलेंडर महंगा हुआ है, आज हर चीज़ महंगी है, कड़वा तेल, खाने पीने का सामान है, सब महंगा हो गया। और फिर सरकार ये दावा करती है कि रोज़गार दिए हैं, लोगों की खुशहाली लाए हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को देश में क्यों राशन बांटना पड़ रहा है? इसका मतलब सरकार जहाँ अन्नदाता के साथ खिलवाड़ कर रही है उसके भविष्य से, वहीं सरकार मजबूर कर रही है कि हमारे राशन पे आप जिएं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको न नौकरी देंगे न रोज़गार देंगे, बस आप जिंदा रहिए हमारे राशन पर। अखिलेश जी, इन दिनों आप देख रहे होंगे पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम इस मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी शिमला बना देंगे। कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को आप? ये वो हैं जो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, ये वो हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जो भी सरकार आएगी, समाजवादी सरकार भी आती है, तो उसके सामने चुनौतियां होंगी कि उत्तर प्रदेश को पटरी पे कैसे लाएं। इसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, शिक्षा का क्षेत्र में चौपट कर दिया, अधिकारियों को चौपट कर दिया। इस सरकार ने हर क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। जब उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है तब ये छुट्टी मनाने की, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी की बात कर रहे हैं। इनसे कहिए कि अपनी उपलब्धि बताएं कि आपने महंगाई क्यों नहीं रोकी, आपने रोज़गार क्यों नहीं दिए, आपने कारखाने क्यों नहीं लगाए। इन बुनियादी सवालों के इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी। और सच्चाई ये है कि चुनाव के बाद ये खुद ठंडे पड़ जाएंगे। अखिलेश जी, आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया और पश्चिम यूपी की रैलियों में चाहे योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के और नेता, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं हुआ उनके लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देना। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए संभव नहीं है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। 2 बार उत्तर प्रदेश ने उनकी सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। अगर ये उत्पादन बढ़ा देते और उत्तर प्रदेश का कोटा बिजली का बढ़ जाता तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती भी बिजली होती। और जो हम देना चाहते 300 यूनिट, ये चाहते तो ये भी जनता की मदद कर सकते थे। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट तय किया, इन्होंने कहा कि आधा बिजली का बिल कर देंगे किसानों का। जहाँ समाजवादी पार्टी सिंचाई को मुफ्त दे रही है, इनसे पूछना चाहिए और बाबा जी को बताना चाहिए कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक भी बड़ा बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बताएं। ये जितनी भी बिजली उत्तर प्रदेश में आज मिल रही है, जो घरों में पहुंच रही है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है या पुरानी सरकारों की देन है।
आपने एक ट्वीट किया कल, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं, सच को तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताए समय बताए। इस ट्वीट का क्या मतलब है? देखिए, जहां कानून व्यवस्था पे लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें खुद स्टैटिस्टिक्स देखना चाहिए कि किस तरीके के आंकड़े एनसीआरबी के हैं। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यहाँ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस दिए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स हुए हैं और तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार को बताना चाहिए, जिन आंकड़ों की वजह से सरकार खुद शर्मिंदा हो जाएगी। आप सोचिए, कोई व्यापारी अगर जाता है गोरखपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, उसको मार के मार दिया गया, जान ले ली गई। हाथरस जैसी घटना हुई। लखनऊ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एप्पल कंपनी में काम करने वाले को गोली से उड़ा दिया गया। तो आखिरकार हो क्या रहा है? जेल में लोग मारे जा रहे हैं, अस्पताल में दवाई नहीं है, कोर्ट में जाकर के लोग मारे हैं। तो क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आखिरकार? इसका जवाब क्या है? और मुख्यमंत्री जो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पे खुद आपराधिक मुकदमे रहे हैं, जो खुद सरकार में बैठ करके अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। डिप्टी सीएम के मुकदमे वाले, वो कानून व्यवस्था की क्या बात करेंगे? तो आप बहस के लिए तैयार हैं इस मुद्दे पर? अगर बीजेपी के नेता बहस, कोई भी बहस में तैयार है। जो चुनौती दे रहा है उन्हें खुद आंकड़े ला करके आने चाहिए कि आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं और जमीन पे सच्चाई क्या है। अखिलेश जी, बीजेपी लगातार आपके उम्मीदवारों पर सवाल खड़े कर रही है। कल आपने भी ट्वीट किया कि बीजेपी के 99 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के इन आरोपों को? मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर दंगा तक कराने के आरोप रहे हैं। उप मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर तमाम गंभीर धाराओं में आरोप हैं और गंभीर धाराएं लगी थी। आज ये जब सूची देखें तो 99 ऐसे उनके कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 99 अच्छा नहीं लगता है। उनसे कहिए थोड़े बहुत बढ़ा दें, 100 के पार तो जाएं, सेंचुरी तो लगा दें। और सही मायने में जब इनकी पूरी सूची आ जाएगी तो आप देखेंगे आपराधिक मुकदमों में जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो 100 से पार निकल जाएंगे। अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि आपने कई बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे आपने कहा कि अगर सरकार में आए तो आप नई चीज़ें देंगे। वो कौन सी ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनके सहारे आप चुनाव लड़ना जा रहे हैं, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली तो है, उसके साथ में और क्या क्या है? समाजवादी पार्टी को कोई जनता को भरोसा नहीं दिलाना है। समाजवादी पार्टी के जो पुराने कार्य थे उसी पे भरोसा जनता कर रही है और जनता ये मानती है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जिस हाईवे पे हम लोग खड़े हैं, ये हाईवे समाजवादी सरकार में बना और 23 महीने में बन के तैयार हो गया। ये जहां हम दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, ये बड़ी मंडी बन रही थी, आलू की सबसे बड़ी मंडी होती, यहाँ किसानों को लाभ मिलता, किसानों को सही कीमत मिल जाती। इस सरकार ने काम रोक दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली कहा है, सिंचाई मुफ्त का है, पहले भी की जा चुकी है, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी बांट चुके हैं, फिर बढ़ेगा। और वहीं पुरानी पेंशन बहाल के लिए भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिनको समाजवादी पार्टी जनता में लेकर के जा रही है और बहुत जल्दी मैनिफेस्टो भी आएगा। इसके साथ साथ समय समय पर समाजवादी पार्टी क्या करेगी उसको भी कह रही है। जैसे कि थाली, समाजवादी थाली 10 रुपये में मिलेगी। लोगों को जो बुनियादी और ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सस्ती और कम पैसे में उपलब्ध हों। कि लोहिया जी ने एक सिद्धांत दिया था दाम बांधो का। अगर दाम बांधो का सिद्धांत है तो कम से कम गरीबों को कुछ चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की हैं वो सस्ती मिलें। एक अंतिम सवाल, गोरखपुर सदर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? बहुत जल्दी पार्टी तय कर लेगी और ऐसा मजबूत प्रत्याशी होगा जो मुकाबले में रहेगा और हो सकता है मुख्यमंत्री जी को चुनाव हरा दें। क्योंकि वहाँ गोरखपुर की जनता हराना चाहती है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हराना चाहते हैं, बीजेपी के रूठे कार्यकर्ता हराना चाहते हैं, विपक्ष के लोग हराना चाहते हैं। जब इतने लोग साथ हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी बचेंगे कैसे? और फिर उन्होंने गोरखपुर को दिया क्या? गोरखपुर के लोगों को मेट्रो मिलनी थी, पानी और बरसात में उन्हें नाव मिली, महीनों उनके पानी भरा रहा, सड़कों की ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है, स्वास्थ्य में दवाइयों का इंतज़ाम नहीं है, मेडिकल कॉलेज जो था वो अच्छा नहीं बना पाए, ना उनको वो सुविधाएं दी स्टाफ को, डॉक्टर्स को, टेक्निकल स्टाफ को जो पीजीआई जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। एम्स बनाए, लेकिन अभी एम्स पूरा उतना नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए। समाजवादियों ने ज़मीन दे दी, इसलिए आज एम्स ही बन गया। इसलिए गोरखपुर की जनता इनसे महंगाई का सवाल करेगी, बेरोजगारी का सवाल करेगी और जो गोरखपुर को विकास में पीछे छोड़ दिया वो गोरखपुर सवाल करेगा।
मुझे लगता है जनता इनके खिलाफ खड़ी है गोरखपुर में भी। कितनी सीटों का अनुमान है और क्या आपका कैंपेन चलता रहे, क्योंकि आयोग ने तो अब 1000 तक रैली करने की अनुमति दे दी है। आयोग भी देखेगा और आयोग समय समय पर समीक्षा करेगा। मुझे लगता है रैलियों की संख्या इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव प्रचार पहले हो रहा था उसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इसके अलावा ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जनता है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। अब अखिलेश यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान गर्मी को लेकर, बयान कि चुनाव के बाद गर्मी शांत हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया जी न्यूज के माध्यम से, ये कहते हुए कि चुनाव के बाद ये खुद ठंडे पड़ जाएंगे। हमारा पोल क्वेश्चन जल्दी से आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान से यूपी का सियासी पारा चढ़ेगा। एक बार फिर से सुनिए, क्या योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान से यूपी का सियासी पारा चढ़ेगा? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, znews.com/vote। आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो ओम शांति शांति। आज की डिबेट शुरू करने से पहले हमें इससे अच्छे शब्द नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले क्योंकि चुनावी नारों के बीच उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा सुलग रही है। ऐसा लगता है जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के रण से पहले सारे मुद्दे तो हवा हो चुके हैं और सियासी विरोधियों को चित्त करने के लिए दंगावादी, तमंचावादी जैसे शब्दों को उछाला जा रहा है। कावड़ यात्रा, हज हाउस, निजाम, शमशान, कब्रिस्तान, लाल टोपी और ना जाने क्या क्या, लिस्ट बहुत लंबी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दिखाई दे रही है वो सब शांत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो मई जून में भी शिमला बना देते हैं। जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कहा कि 10 मार्च को जनता उनकी गर्मी शांत कर देगी। तो आज ताल ठोक के हम पूछेंगे, पश्चिमी यूपी की लड़ाई ने गर्मी बढ़ा दी है क्या? सियासी गर्मी से वोट की सरगर्मी चल रही है? यूपी में नारे गरम हैं और मुद्दे नरम पड़ रहे हैं क्या? दंगा तमंचा पर वार, क्या वोटर करेगा एतबार? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सुनवा देते हैं। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। तो कई खास मेहमान हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आपको स्क्रीन पर सतीश प्रकाश दिखाई दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, ये गर्मी किसकी गर्मी है सर? ये सीएम योगी आदित्यनाथ किसकी गर्मी की बात कर रहे हैं? अदिति जी, आपका सवाल मैं ठीक से सुन नहीं सका, आवाज ब्रेक होकर आ रही है। सर, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना है सर? गर्मी पर जो उन्होंने बयान दिया वो बयान सुना है सर आपने? जी, उस बयान को तो सुना है मैंने और उसमें कुछ गलत नहीं है उस बयान में। नहीं, किसकी गर्मी की बात कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी दंगाइयों के विरुद्ध अगर दंगाई गर्मी की बात करेंगे तो ऐसे दंगाइयों की ज्वाला को शांत करना यह किसी भी नागरिकों के समूह का नेतृत्व करने वाले संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का दायित्व है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में अगर दंगाई कहीं आग नहीं लगा सके, 700 दंगे हुए थे अखिलेश सिंह यादव जी के कार्यकाल में। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा करने की हिम्मत किसी दंगाई की नहीं हुई। जो लोग जिहाद की आग बो रहे थे उत्तर प्रदेश में, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में किसी प्रकार की गर्मी दिखाएं। तो जो गर्मी दिखा रहे हैं, जो बार बार फिर से लोगों को कह रहे हैं कि 90,000 हमारी संख्या है, 24,000 से हम निपट लेंगे, तो ऐसे गर्मी दिखाने वालों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मई और जून के महीनों में भी
शिमला वाली ठंडी का उनको एहसास करा देंगे। अच्छा, तो ये 90,000 आपके हिसाब से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप जो यहाँ पर कह रहे हैं जीने की न देने की धमकी 90,000 बता रहे हैं, ये आपके हिसाब से गर्मी वाले हैं 90,000? 90,000 की गर्मी ही दिखाई जा रही, नहीं तो क्या दिखाया जा रहा है कि हम चुनाव के बाद इन 24,000 से निपट लेंगे। क्योंकि कैसे निपटेंगे? उनकी हत्याएं करके निपटेंगे क्या 2013 जैसी? प्रेम शुक्ला जी, 2013 में जिस तरह से 60 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, क्या निर्दोष हिंदुओं का हम रक्तपात होते हुए देखें? प्रेम शुक्ला जी, दंगाइयों के लिए इस देश में कानून है सर जी, राज्य सरकारों का कर्तव्य है, काम है ये। हाँ, तो उसी कानून के तहत निपटेंगे। और क्या उन्होंने चुनाव में इस तरह के बयान? दंगाइयों से कानूनन ही निपटेंगे। हाँ सर, दंगाइयों से कानूनन ही निपटा जाना चाहिए। मैं आपसे वही सवाल कर रही बोलना चाहिए। चुनाव में इस तरह का बयान, इसलिए सवाल कर रही हूँ मैं आपसे, दंगाइयों से कानूनन ही निपटा जाना चाहिए। तो क्लियर करेंगे ना? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि 90,000 गर्मी वाले हैं। आपने अभी जो कहा कि 90,000 गर्मी वाले हैं, कानून से ही निपटेंगे, संविधान के दायरे में ही हाँ, तो सर आपके पास यही एक ऑप्शन होता है, एक संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी ऑप्शन होता है सर। वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही निपटेंगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्षों में यदि सुशासन संस्थापित किया है तो संविधान के दायरे में, कानून के राज के तहत संस्थापित किया है। कैराना में प्रेम शुक्ला जी, निपटना तो राज्य सरकार का दायित्व है ना सर, कानूनी तौर पर निपटना तो ये राज्य सरकार का दायित्व है। इसके लिए चुनाव में जिक्र करने की क्या जरूरत है? जब वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं दिखता है सबको, जब वो बता रहे हैं कि भाई ये फर्क है, उसके लिए उन्हें ये आकर कहने की क्या जरूरत है कि इनकी गर्मी शांत कर दी जाएगी और शिमला बना देंगे, ये कहने की क्या जरूरत है सर? हाँ, तो बनाना चाहिए ना भाई। अगर दंगाइयों की ज्वाला को तो शांत करना ही पड़ेगा ना, अपराधियों के आपराधिक वृत्ति को तो समाप्त करना ही पड़ेगा ना। कानून और संविधान से अपेक्षा क्या है? कानून और संविधान से यही अपेक्षा है कि निर्दोष नागरिकों की रक्षा की जाए और दुष्टों का दलन किया जाए। इसमें क्या गलत है? तो प्रेम शुक्ला जी, आप कुल मिलाकर मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक चुनावी मंच पर ये बात नहीं कही जाएगी तब तक ये कन्वे नहीं किया जा सकता कि कानून व्यवस्था स्ट्रांग है, कानून व्यवस्था मजबूत है, नागरिकों को माफिया और अपराधी जो है वो साइडलाइंड है, उन पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि चुनावी मंच से जब तक इनकी गर्मी शांत करने की बात नहीं की जाएगी तब तक ये मैसेज क्लियर नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं मुझसे? नहीं, बहुत क्लियर है कि वहां के नागरिकों को अपनी सुरक्षा का बोध होना चाहिए कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन आएगा तो दंगा राज नहीं होगा बल्कि सुशासन का राज होगा, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वरना आजम खान जो है, कवाल के हत्यारों को उनका रक्त रंजित कपड़ा बरामद होने के बावजूद उनको छोड़ देते हैं और जो है गिरफ्तारियां किसकी होती हैं? जो पीड़ित पक्ष है। तो पीड़ित पक्ष पर गिरफ्तारियों का तालिबानी शासन नहीं चलने पाएगा बल्कि रामराज्य स्थापित होगा, योगी राज स्थापित होगा। आप जो बात कह रहे हैं यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, 5 साल आपकी सरकार थी सर, आपने कौन कौन सा एक्शन लिया? जो आपने कार्रवाई की है आप बता दीजिए 40 सेकंड्स में। सर अभी आपने आरोप लगाया ना, प्रश्नों का उत्तर अनुमान लगा कर दे रहा हूं, ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम। ठीक है सर, ऑडियो फिक्स कराते हैं, फिर ऑडियो फिक्स करवा लेते हैं, ऑडियो को सही करवा लेते हैं। ये फिक्स कराना बहुत जरूरी है ताकि क्लैरिटी रहे। ऑडियो ग्लिच का फिक्स होना बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी को ऑडियो फिक्स कराइए प्लीज, ऑडियो में क्लैरिटी होनी चाहिए। अमीर जमाई सीधे तौर पर ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। अमीर जमाई को भी आवाज नहीं जा रही। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको सुन पा रही हूं मैं। जी, किसे गर्मी लग रही है? इन्होंने सही कहा है कि ये जो गर्मी निकाल देंगे तो बाबा मुख्यमंत्री ने क्या क्लैरिटी नहीं है, फिक्स कराइए इसको। टेक्निकल ग्लिच है, इसको फिक्स कराइए। अमित जमाई का टेक्निकल ग्लिच है, इसको भी फिक्स कराइए प्लीज। दर्शकों तक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सतीश प्रकाश, एक कमेंट आपका और उसके बाद एक कमेंट तहसीन पुनावाला, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, देखिए अदिति जी, संवैधानिक पद पर कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा करेगा तो इसको कोई भी डिफाइन नहीं करेगा। और देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी जब से सत्ता में आई, बीजेपी ने जो उसका काम था उससे दिमाग भटका करके कहीं ना कहीं जो भाषा की जो राजनीति में सुचिता बनी रहनी चाहिए, वो हर वर्ग का लीडर है। देखिए, योगी जी सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसी धार्मिक किताब की शपथ नहीं ली, उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली। और भारतीय संविधान ये कहता है कि उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ये 20% और 80% की बातें ना करके उनको, उन्होंने ये कहा है, उनका नेतृत्व है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भाषा देखेंगे, ठोक दो की नीति या ठोक दो की भाषा किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। और देखो गर्मी कहाँ है ना, महंगाई में गर्मी है, वहां ये बात नहीं करेंगे, लेकिन बेरोजगारी में ठंडी है, इस बात की बात नहीं करेंगे। तो ये कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? कानून व्यवस्था पर क्या राय है आपकी सतीश प्रकाश जी? मुजफ्फरनगर दंगों पर आपकी क्या राय है? बात बताएं आपको जी, देखिए 100% 2017 में पिछली सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप था कि कानून व्यवस्था को लेकर के योगी जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास किया। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की इसलिए नहीं सुधरी कि उन्होंने पुलिस का, देखिए पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था को सुधारना, लेकिन पुलिस के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा। अगर आप अपराधी की जात देख करके, अपराधी का धर्म देख करके, अपराधी का राजनीतिक रसूख देख करके अगर कार्रवाई तय करेंगे तो कभी भी अपराध खत्म नहीं हो सकता। और 5 साल नहीं, देखिए एक बार बहुजन समाज पार्टी ने पांच साल, आप ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने, सुन लीजिए साहब प्लीज, आज के मुद्दे पर आऊंगी। आप ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने भी जाति देखी है और धर्म देखा है, ये आरोप लगा रहे हैं आप? 100%। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अमित जमाई, अभी आपने सतीश प्रकाश जी को सुना, सीधे तौर पर उन्होंने आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब थे और इसीलिए योगी आदित्यनाथ, या फिर कहना चाहिए बीजेपी को वोट किया जनता ने। अदिति, अगर आपको मेरी आवाज साफ आ रही है तो पहले मैं हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत सही कहा है कि गर्मी निकाल दूंगा। उन्होंने जब जाट हमारे किसान थे, जब लखनऊ का कूच की बात बोली, उन्होंने कहा था कि लखनऊ कोई आया तो चमड़ी उधेड़ लूंगा, बक्कल ताड़ लूंगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों को कहा कि अगर लखनऊ में कोई आया नौकरी मांगा, जबकि उन्होंने कहा था कि 1 लाख से ऊपर शिक्षा मित्रों की नौकरियां जो हैं नियमित की जाएंगी। और वाकई जितनी बेटियां आई थी हमारी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी चमड़ी इसी लखनऊ में तो उधेड़ी गई थी। ये बात, भाषा जो उनका सोच विचार है ना, ये भाषा उनको सूट करती है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी बहुत क्लियर कट 3-4 बात पूछ रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री से, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी से। आज उत्तर प्रदेश वाले किसान उम्मीद कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि मैंने जो वादा किया था एमएसपी दोगुने दाम का, हाई पावर लेवल कमेटी बनाने का, 1 हफ्ते में कमेटी बनाएंगे। अदिति, आपको हैरत होगी, किसान दोबारा आंदोलन में उतरने को मजबूर हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया। और ये जो निजीकरण करके आरक्षण का जो भी, मैं मुझे पूरी बात कहने दीजिए, 40 सेकंड दे दीजिए। सर, आप 40 सेकंड से तो ज्यादा बोल चुके हैं और मुद्दा है, आपसे मैंने जो सवाल पूछा वो कानून है, अमीक जमाई, बेरोजगारी, किसानी, ये मुद्दा है मैम। हाँ, बिल्कुल मुद्दा है सर। ये एक क्लैरिटी आप सबके लिए, ये भाषण का मंच नहीं है, ये बहस का मंच है। वाद विवाद कीजिए और मुद्दे पर रहिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आदिल चौधरी का स्टेटमेंट आपको याद है या आप भूल गए? नहीं, आदिल चौधरी जी हो या ये मुख्यमंत्री जी हो या बीजेपी के वो सभी हेट स्पीच देने वाले लोग हों, उत्तर प्रदेश की जनता किसी को बख्शने वाली नहीं है। चमड़ी उधेड़ लेंगे किसानों की, ये मुख्यमंत्री, बाबा मुख्यमंत्री की भाषा है। आप जाटों की चमड़ी उधेड़ेंगे। जैन चौधरी को आपने पटक के पुलिस वालों ने मारा। तो आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया अमीक जमाई जी? आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया है? हमारी पार्टी ने जो एक्शन लिया है, जितने भी उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री ने दलितों के, पिछड़ों के, जाटों के, गुर्जरों के आदिल चौधरी के खिलाफ एक्शन की बात, जो भी पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, सरकार आने पे उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। अच्छा, आप पुलिस वालों को सलाखों के पीछे डालेंगे? वही तो बीजेपी का आरोप है कि अपराधी माफिया आपके शासनकाल में फलेंगे फूलेंगे, यही बीजेपी का आरोप है। इसी डर का इस्तेमाल बीजेपी आपके खिलाफ करती है। आपने इस डिस्कशन में ही बैठकर कह दिया कि पुलिस को आप डाल देंगे सलाखों के पीछे। सुनिए सर, सुनिए प्लीज सुनिए। अभी आदिल चौधरी, यू कैन कॉल मी अदिति, यू डोंट हैव टू कॉल मी मैम। अदिति आप मुझे बुला सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल जो है, आदिल चौधरी के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? नहीं, आदिल चौधरी कौन है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है आदिल चौधरी? कैबिनेट मिनिस्टर हैं आदिल चौधरी।
एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं तो उन लोगों की जो लॉ अच्छा, तो अब ये मानकर चल रहा है कि जनता आपको तो वोट नहीं करेगी, तो आपका ये पूरे तरीके से मानना है कि जनता आपको वोट नहीं करने वाली है? आदिति, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, दलित हो, पिछड़े हो, राजभर हो, मौर्य हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं और ये बीजेपी का आखिरी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपका जवाब, उसके बाद अमित चौधरी कुछ डेटा है, माफ कीजिएगा अमित जमई, आपके लिए कुछ डेटा है, उस पर हम बात करेंगे। प्लीज तहसीन, मैं आपको फ्लो दूंगी आपको। प्रेम शुक्ला जी, गर्मी कौन बढ़ा रहा है सब? अदिति जी, इनका सवाल क्या है? अदिति जी, इनका सवाल ये तो कह रहे हैं आपकी सरकार गर्मी वो लोग बढ़ा रहे हैं जो कह रहे हैं कि साहब 90,000 हम हैं। नहीं, हमारी सरकार तो सफल रही है भाई। जीडीपी डबल किसने की? हमारी सरकार ने की। स्पीच आप लोग बढ़ा रहे हैं। जीडीपी किसने डबल की? हमारी सरकार ने डबल की। स्पीच आप लोग बढ़ा रहे हैं। पर कैपिटा किसने? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, हेड स्पीच वो बढ़ा रहे हैं जो कह रहे हैं कि 24,000 से निपट लेंगे चुनाव के बाद। हेड, इससे बढ़िया, इससे घटिया हेड स्पीच क्या हो सकती है कि ये कहना है कि हम 90,000 है, आप 24,000 हो, 24,000 जाटों से हम निपट लेंगे। इससे ज्यादा हेड स्पीच क्या हो सकती है? क्या कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? 90,000 की गर्मी जो है करनी ही पड़ेगी। जो कोई 90,000 की धमकी देगा उसकी गर्मी उतारना संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का दायित्व है। जाट आए तो उनकी चमड़ी उधेड़ लेंगे। जिस किसी बीच में क्यों बोल रहा, मैं तो सुन रहा था। जमई बीच में काहे चिल्ला रहे? लाठियों का शिकार हुए, आप क्या एक्शन लिया? अगर आपको बीच में आप धैर्य क्यों खो रहे? मैं तो आपको सुन रहा था। मैं आपको तो धैर्य से सुन रहा था। अपना नाम प्रेम है जी, मैं भी प्रेम से पूछ रहा हूं। आप क्यों अपना धैर्य खो रहे हैं? मुझसे अदिति जी ने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने दफना दिया था, जैन चौधरी को आपने लठियाया था, तो आपने पुलिस के खिलाफ अरे भाई, पत्रकार को आपने जिंदा जला दिया था। नहीं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, प्रश्न पूछा ना, अब उत्तर सुन लीजिए। आपने प्रश्न पूछ लिया था। हाथरस की बेटी का तो न्याय सुनिश्चित हुआ, सीबीआई चार्जशीट भी फाइल कर दी है। वो दलित थी ना जी। अब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आप जो है समाजवादी पार्टी या डिबेट में भी गुंडागर्दी करेगी क्या? आप क्या मुझे क्या कमजोर समझ रहे हैं? क्या गुंडागर्दी कर लेंगे? आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी गुंडागर्दी कर लेंगे? आप क्या समझ रहे हैं? गुंडा ही करेंगे, गुंडा ही करेंगे। हाँ, धमकाएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, गोली मारने की धमकी देंगे। हाँ, ब्राह्मणों का गला कटवा के मंगवा लेंगे। हाँ, ब्राह्मणों का गला कटवा के अखिलेश सिंह यादव की तरफ मंगवा लेंगे। क्या मुझे कन्नौज का मिश्रा समझ लिया है? मुझे कन्नौज का मिश्रा समझ लिया क्या अखिलेश सिंह यादव की पार्टी ने? गला कटवा के मंगवा लेंगे। हाँ, क्या समझा है? और किसकी आबादी कितनी है? अरे अदिति जी, ये क्या तरीका है? ये क्या कोलाहल मचा रखा है इस व्यक्ति ने? मैं तो इनके बीच में बोल रहा था। अदिति जी, इसका मतलब है मैं लगातार चिल्लाऊंगा इनके बीच में। सर प्लीज, अभी आप उन्हें कह रहे थे गुंडागर्दी का आरोप आप उन पे लगा रहे थे। सर, अगर आप भी वही करेंगे तो फिर आपकी कानून व्यवस्था कौन देखेगा? हाँ, तो वही कर रहे हैं गुंडा ही। अच्छा, ठीक है, अपने आरोप लगा लीजिए। एक सेकंड सर, आप रुक जाइए प्लीज। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर लगातार अत्याचार करने पर उनका सहयोग कर रही है। ठीक, मैं किसी का सहयोग नहीं कर रही सर, मैं आपसे भी उतने ही सवाल कर रही हूँ जितने सवाल मैंने उनसे किए हैं। यही अपेक्षा है कि आप सहयोग न करें। नहीं सर, मैं किसी का सहयोग नहीं करती। सहयोग करना मेरा काम नहीं है। नहीं प्रेम शुक्ला जी, मेरा काम किसी का सहयोग करना नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है। एक सेकेंड अमित जमई, प्रेम शुक्ला जी, एक सेकेंड। प्रेम शुक्ला जी, मेरा काम सवाल पूछना है और मैं सबसे पूछती हूँ। प्लीज गेट दैट क्लियर। हाँ, पूछिए। थैंक यू वेरी मच। और जवाब देने का अवसर देना भी आपका। हाँ सर, आपको मैंने शुरुआत में ही मैंने आपको अवसर दिया है सर, तो प्लीज, आपको मैंने एम्पल टाइम दिया है, तो आप कम से कम ऐसे मत बोलिए। अब एक सेकंड रुक जाइए। अमित जमई, 2012, अब सर एक सेकंड रुक जाइए। डेटा रख रही हूँ तो आपको भी तकलीफ हो रही है। उन्हीं का डेटा रख रही हूँ, उन्हीं का। आप ही कानून व्यवस्था का भी कह रहे थे ना, उन्हीं के कानून व्यवस्था का डेटा रख रही हूँ। सुन तो लीजिए, आप भी तो सुनिए, आप भी सुनिए, आराम से सुनिए सर प्लीज। आप सभी को बोलने के लिए बुलाया। तहसीन, उसके बाद फ्लोर आपको। अमित जमई, एमएचए का आंकड़ा रख रही हूं। 2012 सांप्रदायिक घटनाएं 118, कितनी मौत? 39। 2013 सांप्रदायिक घटनाएं 247, कितनी मौत? 77। 2014 सांप्रदायिक घटनाएं 133, कितनी मौत? 26। 2015 155 घटनाएं 22 मौत। 2016 162 घटनाएं 29 मौत। 30 सेकेंड्स, आपका जवाब, उसके बाद प्रेम शुक्ला प्लीज। आप बहुत ईमानदार हैं अदिति, आपके पास 2017 के बाद के कोई आंकड़े नहीं हैं।
हम ये आप मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के बजाय इन आंकड़ों पर जवाब दीजिए। जनादेश, थैंक यू। जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला। आज उत्तर प्रदेश रेप में नंबर 2। उत्तर प्रदेश विमेन पावर लाइन कहती है कि छेड़छाड़ महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है, उसके आंकड़े आज के कहते हैं 1 साल के पिछले, कि अपहरण में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और आपको मालूम है अदिति, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितने सुमोटो लिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने देश में सबसे ज्यादा नोटिस फेक इनकाउंटर पे उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजे। इनकाउंटर किसका हुआ? पासी का, गुजर का, जाट का, जाति देख के इनकाउंटर, ये तो हमने भारत में पहली बार देखा है। इसलिए ये जो सरकार है अदिति, इसका जहाज डूब रहा है, इसको अब कोई नहीं बचा सकता। हम इसको दोबारा, ये जो कब्र में चला गया है उत्तर प्रदेश का विकास और जो डेवलपमेंट। ठीक है, आपने जवाब दे लिया। जवाब सुनिए मेरा, अब जवाब सुनिए मेरा। इसको खड़ा 2017 195 घटनाएं, 195 मौत। आंकड़े और भी हैं, लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए जवाब देना चाहते हैं तो वो आंकड़े मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो अमीक जमाई प्रेम शुक्ला की जगह जवाब दे दें योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। तैयार है आप? तैयार है? अदिति, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास 2018-19 आप मुझे आपके सामने मैं डेटा रख रही हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है। आपकी सरकार का भी रख रही हूँ, उनका भी रख रही हूँ। आप जवाब देने के लिए तैयार है योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए? पहले ये बताइए मुझे। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा जो आपका सवाल है। आप योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए अकाउंटेबिलिटी है। प्रेम शुक्ला जी, अब आप रहने दीजिए इस डिस्कशन में, आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है अब वो बीजेपी के प्रवक्ता बनने के लिए भी तैयार है। ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। लेकिन प्रेम शुक्ला और सर सुनिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट कहीं और जाके बांटिए। देखिए, मैं तो उनको शांति से सुन रहा था, लेकिन मेरे इस मंच पर किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और इस मंच को सवाल पूछना। डोंट डिस्ट्रैक्ट प्रेम शुक्ला जी। ये 90,000 की गर्मी वाला स्टेटमेंट क्यों आया? प्लीज एक पैनलिस्ट की आवाज, एक पैनलिस्ट की आवाज सुन लीजिए सर। आई नो you are one of the voices in विपक्ष, you are not whole विपक्ष. There are 4 other panelists I can see on this discussion, so don't try to exaggerate, don't try to increase your importance. I consider you as a voice of opposition, that's why you are on this platform. So thank you very much for being on this platform, I appreciate that. प्रेम शुक्ला जी, 90,000 की गर्मी निकालेंगे? जी देखिए, 90,000 की धमकी देने वाले की गर्मी निकालेंगे। 90,000 की धमकी देकर 24,000 की हत्याओं की धमकी देने वाले की गर्मी उतारना हमारा संवैधानिक दायित्व है। आतंकवाद करके जो लोग आतंक रामलला पर हमला करके जिन लोगों के आतंकवाद के मुकदमे वापस ले लिए जाते थे, ऐसे आतंकवादियों की गर्मी उतारना हमारा संवैधानिक धर्म है और उस धर्म का पालन हम निश्चित तौर पर करेंगे। बिल्कुल कीजिए धर्म का पालन, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जिनको अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में आतंकवाद के मुकदमों से मुक्त किया जा रहा था, वो मृत्युदंड प्राप्त हो गया उनको, और वो मृत्युदंड के लिए जो है फांसी के फंदे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही अंतर है, यही हम कह रहे हैं कि हम शिमला की ठंडी ला देंगे। ठीक है, AIM से सैयद असीम वकार इस वक्त हमारे साथ है। असीम वकार जी, तो शिमला की ठंडी ला रहे हैं, शिमला की ठंड लाने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आपकी पार्टी क्या करना चाह रही है? आपकी पार्टी भी मुसलमान मेरा मशवरा है, देखिए, वो शिमला की ठंड यहाँ लाना चाह रहे हैं, वो आ नहीं पाएगी। मेरा उनको मशवरा है, जिस काम में वो माहिर है वो काम कर लें। शिमला का नाम रख दें उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया रहेगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। शिमला में उत्तर प्रदेश चला जाएगा, उत्तर प्रदेश का नाम शिमला हो जाएगा, दोनों एहसास। वहां वालों को गर्मी का एहसास हो जाएगा, यहाँ वालों को ठंडी का एहसास हो जाएगा। ये मशवरा दे दीजिए मेरी तरफ से, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी न्यूज से। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जा रही है और सुकून की जिंदगी आने वाली है, लोगों के पास रोजगार आने वाला है, लोगों के पास चैन की नींद किसकी सरकार आ रही है सर? जी असीम वकार जी, सरकार किसकी आ रही है? हम आपकी पार्टी पर तो बीजेपी की मदद करने का आरोप लगता है। आप तो कुछ दिन पहले तक सवाल पूछ रहे थे समाजवादी पार्टी से, ओवैसी साहब भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार किसकी आ रही है सर? हम लोगों की आएगी, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना
और भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के बिना किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। सर, आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है वो तो आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं सर, और असेंबली की बात करें तो 403 सीटें हैं सर। देखिए, बीजेपी ने जगदम्बिका पाल जी जो थे, जब मुख्यमंत्री आए थे एक रात के, तो उनके पास सिर्फ एक ही सीट थी, और जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो 40 सीट ही उनके पास, कुल 47 सीट लेकर मुख्यमंत्री बन गई थी। तो राजनीति में ये सवाल नहीं होता है कि कौन कितनी सीट पर लड़ा, कौन कितने में जीता। राजनीति में ये देखा जाता है कि कितनी वैल्यू और किसकी कितनी ताकत और रखिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बिना किसी का कोई सरकार नहीं आने जा रही है। कुछ सर, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के नए सीएम बनने जा रहे हैं आपके मुताबिक, क्योंकि जिसकी भी चाहे भाजपा हो या समाजवादी हो, फिर वो आपको समर्थन देंगे, फिर आप सरकार बनाएंगे। देखिए, सम्राट अशोक बहुत मशहूर सम्राट रहे हैं। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। उनके वंशज जो है कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, इनको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, इनको पूछा ही नहीं गया। इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और असद ओवैसी साहब ने कहा है कि सम्राट अशोक के वंशज बाबू सिंह कुशवाहा साहब को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया है। पिछली बार मौर्यों को चेहरा दिखा के मौर्य सरकार किस पार्टी की आ रही? सर, सरकार कौन से गठबंधन की आ रही है? आप ये कह रहे हैं बीजेपी भी आउट, बीजेपी अलायंस भी आउट, समाजवादी पार्टी गठबंधन भी आउट, आप ये कह रहे हैं? या आपको इन दोनों में से कौन लग रहा है कि जिसके साथ आप जा सकते हैं? वैसे आप पर आरोप तो बीजेपी की बी टीम होने के लगते हैं, तो बीजेपी को डिसअपॉइंट करेंगे? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार आ रही है, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ कौन आएगा ये बाद में डिसाइड होगा। दूसरी बात, जब आप ये कहती हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हमको, हमारी पार्टी को, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप समाजवादी होगी, ऐसा लगता है कि आप असीम वकार जी, मैं नहीं कहती हूँ सर, आपने सुना नहीं, मेरा सेंटेंस था आप पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते हैं। मेरे कहने में और आपके विरोधियों के आरोप लगाने में सर बहुत फर्क है। आप दोनों को मिक्सअप मत कीजिए प्लीज। सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे विरोधी हम पे आरोप लगाते हैं। ठीक है, चलिए जवाब लीजिए। तहसीन पूनावाला इनकी सरकार बन रही है, आपकी भी सरकार बन रही है। देखिए, एक चीज में बराबर आपको कहूंगा कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, और लड़ाई इस वक्त उत्तर प्रदेश में दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये मैं लगातार मेंटेन करते आया हूँ, इसे आज भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। और एक चीज मेंटेन कर रहा हूँ, भाजपा 50 सीटों को पार नहीं कर रही है। सारे ओपिनियन पोल्स गलत है, भाजपा की हालत बहुत खराब है। दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो शब्द चल रहे गर्मी नरमी, ये इसलिए चल रहे क्योंकि भाजपा जानती है कि शिमला वाली ठंडी उनके वहां आने वाली है। इन्होंने जो गर्मी पब्लिक को दिखाई है, जो लाशें तैर रही थी गंगा मां के ऊपर, जो अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को कुचलने के बाद, उसके बेटे ने कुचलने के बाद जी न्यूज को कहा, जी न्यूज के पत्रकार को उसने मारा पीटा, और उसके बाद कहा कि अगर मेरे बेटे का नाम चार्जशीट में आएगा मैं रिजाइन करूंगा, जो उन्होंने किसानों का अपमान किया है। आज ये जाकर कुछ भी दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ बोल दे कि भाजपा 650 सालों से जाटों के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ रही थी, ये कुछ काम नहीं आने वाला। लोगों ने मन बना दिया है कि आप मन की बात छोड़ के काम की बात करेंगे, और बाबा को भेजने वाले हैं दोबारा उत्तर प्रदेश के बाहर। तो ये हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझाने की नौबत क्यों आ गई फिर, जब इट इज अबाउट वर्क? जी, मैं मानता हूं कि भाजपा ने सिर्फ हिंदुओं को नहीं, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, महिलाओं को, दलितों को, ब्राह्मणों को, सभी को ठगा है। अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है बिल्कुल सही कह रहे थे, जितने एनएचआरसी ने पिटीशन उठाए 100 मोटो, सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स किसका किया है? ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर। जो गुप्ता जी गोरखपुर में होटल के अंदर थे, वहां घुसकर पुलिस ने मारा उनको। आपने परसों के दिन, मैंने जी न्यूज पे देखा, प्रयागराज में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो घुस कर पीट कर जिस तरह से मारा, उसके बाद एग्जाम रद्द कर दी। अगर स्टूडेंट्स वारे सियासत अपराधी का
लिंचिंग का, धर्म, जाति सब बता देती है। बेहतरीन है। प्रेम शुक्ला जी का सवाल आपसे है, लेकिन बहुत तकलीफ होती है जब आप हर बात को जातीय चश्मे से या मजहबी चश्मे से देखने लगते हैं, तो तब उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है और उस सिस्टम में सबकी भागीदारी की बात नहीं की जा सकती। लेकिन क्योंकि आपसे सवाल है प्रेम शुक्ला जी, उनका सवाल आप ही से है, वो तो कह रहे हैं आपको तो कितना 85 सीटें नहीं मिल रही तहसीन पूनावाला इन्हें कि 50 सीटें नहीं? अच्छा, आपको 50 सीटें भी नहीं, आप तो हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाएंगे। सेंचुरी और डबल 100 तो भूल जाइए। नोट करना आप, और मैं आज नहीं कह रहा हूँ, 2 महीने से कह रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। सुनिए, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है तहसीन पूनावाला? तो मैं उत्तर देता हूँ। एक सेकंड तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है? नाउ दैट यू वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। जी, फाइट सपा और कांग्रेस के बीच में है, बिल्कुल फाइट। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? वो पब्लिक तय करेगी, फाइट सपा और कांग्रेस के बीच में है। तो पब्लिक ये भी तय करेगी कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। एज ऑब्वियस एज दैट। प्रेम शुक्ला, जवाब आपका जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। देखिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि वही सपने देखते हैं जो सो रहे होते हैं। तहसीन पूनावाला, जाग जाइए, सोइए मत, इतना सोना ठीक नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। अब इन्होंने अपराधों की बात की थी बार बार, सपा के प्रवक्ता ने भी और इन्होंने भी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 2016 के सापेक्ष में 2021-22 तक की जो स्थिति है, एनसीआरबी के जो आंकड़े उसके हिसाब से डकैती में 70% कमी आई, लूट में 69.3% की कमी आई, हत्या में 29.1% कमी आई, बलवा में 33% कमी आई, रोड होल्डअप में 100% कमी आई, अपहरण में 35.3% कमी आई, दहेज मिश्रित हत्या में 11.3% कमी आई, बलात्कार के मामलों में 52% कमी आई। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल और श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल का अंतर है। 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी घायल हुए मुठभेड़ों में, गैंगस्टर एक्ट में 43,000 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, 630 अभियुक्तों पर रासुका लगा, माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित 1,866 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त की गई या ध्वस्त की गई। अपराधी अब खुद सरेंडर करते हैं, बेल नहीं मांगते, जेल में रहना पसंद करते हैं। जो पहले जो है पलायन कराया करते थे, आज खुद उनका पलायन हो चुका है। गिनवा रहे हैं सर जी, आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। जब आपने इतना काम किया है, जैसा कि आप अपराध पर मैंने बताया, सुन लीजिए ना सर, प्लीज प्लीज जी। हाँ जी जी सर, जब आपने इतना काम किया है तो फिर ये टोपी, लुंगी, हाँ, पाकिस्तान, तो वो जो अपराधियों का वेश क्यों नहीं बताएंगे हम? अब अपराधियों का वेश, मुकीम काला का वेश कैसे बताएं? जब मजहबी चश्मे से अपराध को देखना शुरू कर दिया जाता है, मजहबी चश्मे से देखेंगे सर अपराध को? नहीं, हम नहीं देख रहे हैं लेकिन अपराधी का, देखिए अपराधी का वर्णन, अदिति त्यागी जी, आपने कभी अपराधी का किसी एफआईआर देखा है? उस एफआईआर में अपराधी जो अभियुक्त होता है ना, उसका शारीरिक वर्णन किया जाता है कि उस पे तिल है, उसका चेहरा काला है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट क्या है, वेश क्या पहनता है, कपड़े देखकर पहचानते हैं। आप एफआईआर पढ़ लीजिए कोई भी, तो अपराधी का कॉम्प्लेक्शन बताना कहां से? अपराधी भी या तो बंद करा दीजिए कि अपराधी का कॉम्प्लेक्शन अब लिखा नहीं जाएगा, अपराधी का वेश नहीं लिखा जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, अपराधी भी अब आप कपड़े देखकर पहचानते हैं सर? जी, अपराधी भी अब कपड़े देखकर पहचानने लगे हैं। नहीं, कुछ अपराधी कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, नहीं कुछ अपराधी कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। फिर मेरा आपसे अगला सवाल ये कि सब अपराधी एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं क्या? उनकी भाषा से, नहीं सर, सब अपराधी एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं क्या? ये तो पुलिस जनरली करती है सर। अपराधी सारे एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। कुछ अपराधी जो कपड़े पहनते हैं कॉम्प्लेक्शन बताया जाता है जिस तरह का। नहीं, अगर कोई अपराधी कुछ ही का कॉम्प्लेक्शन बताया जाता है, सब अपराधी का कॉम्प्लेक्शन बताया जाता होगा सर। फिर कुछ ही का क्यों बताया जाएगा? तो अपराधियों का ही बताया जा रहा है, तो बाकी लोग क्यों उसको अपना मान रहे हैं? वो अपराधी अपना क्यों मान रहे हैं? मान लीजिए एक अपराधी जालीदार टोपी पहन के जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा? वो पगड़ी पहन के जा रहा था। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है प्रेम शुक्ला जी सुनिए, प्रॉब्लम ये है, पहले आप अपना काम गिनवाते हैं, फिर जब आपसे पूछा जाता है तो फिर आप कुछ खास तरह के अपराधियों का कपड़ा बताने लगते हैं सर, प्रॉब्लम वहां आ जाती है। और फिर आप ये भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भी कह देते हैं सर आप, तो फिर सवाल उठने लगता है, सवाल उठने लगता है। अब सारे पैनलिस्ट हाथ उठा रहे हैं, सब पैनलिस्ट हाथ उठा रहे हैं, एक एक का सबका जवाब दीजिए। पहले अमीक जमाई, पहले अमीक मुख्तार, नहीं मुख्तार अंसारी अगर पठानी पहन के टहले तो मैं क्या कहूंगा, सूट पहन के आ रहा था। आदिति, ये जो बीजेपी है ना,
ये दलित विरोधी, एक सेकंड रुक जाइए, अमित जी, एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी अपराध को, संविधान विरोधी, एक सेकंड रुक जाइए सर। प्रेम शुक्ला जी, दंगाइयों से निपटना, माफियाओं से निपटना, ये कानून का काम है सर जी, और इसे मजहबी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अब आप काउंटर ले लीजिए सर। का क्रियान्वयन सरकार का काम है। हाँ सर, बिल्कुल है सरकार का काम, और सरकार को ये काम करना चाहिए। और आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी ने ये काम नहीं किया था, तभी आपको सत्ता में लाई, तभी जनता ने आपको वोट किया सर, तभी आपको वोट किया ना। आपने खुद ही कहा कि समाजवादियों ने काम नहीं किया। अब जवाब लीजिए, अब उनसे जवाब लीजिए। और हम बेहतर कर रही है, जनता को बताना भी ये भी जनता को, ठीक है, ये जनता डिसाइड करेगी सर। वो बात और है कि तहसीन पूनावाला जब कांग्रेस की सीट बोलती है तो कहते जनता डिसाइड करेगी, लेकिन बीजेपी की सीट वो डिसाइड कर देते हैं, बीजेपी की सीट वो डिसाइड कर देते हैं। ये बात और है कि वो गुप्ता को भी ब्राह्मण बताने लगते हैं। सर इस डिबेट में ऐसा मत कीजिए, इस डिबेट में सब पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत कीजिए प्लीज, बख्श दीजिए इस देश की जनता को, बख्श दीजिए। अमीर जमई आपका जवाब, उसके बाद में सतीश प्रकाश और असीम वकार, प्लीज जल्दी जल्दी। अदिति, आपने मुझे डांटा है तो थोड़ा सा वक्त भी दे दीजिए बोलने के लिए। देखिए, जो बीजेपी और आरएसएस का ये गिरोह है ना, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी, कास्टिस्ट एंड फैशिस्ट टेंडेंसी की सरकार है ये उत्तर प्रदेश की। हम ये पूछ रहे हैं कि 22,000 मुकदमे बाबा मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर अपने क्रिमिनल एमएलएस के, पॉलिटिकल मुकदमे नहीं, क्रिमिनल चार्जेस के बाबा मुख्यमंत्री ने वापस लिए 22,000 मुकदमे। सवाल ये कि जो बाबा मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जी, जो हमारे डेप्यूटी सीएम हैं, क्रिमिनल चार्जेस को वापस लेने की क्या जरूरत थी? एक देखिए साफ सुथरा चेहरा, नौजवानों का चेहरा, माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनका आप दामन देखिए, उनका आप एफिडेविट उठा के देखिए। और ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के बाबा मुख्यमंत्री ये जो बैठे हुए हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि 99 आपके जो कैंडिडेट हैं 100 में से आज की डेट में वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। एडीआर बोलता है कि 35 तो ऐसे हैं कि जिनको चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हीरो हैं, वो उनके आइडियल हैं आदिति। तो अब ये आज हो क्या रहा है, जो ये करंट लग रहा है ना, करंट जानते कहां लग रहा है? 20 सेकंड लूंगा। 300 यूनिट का जो बिजली हम दे रहे हैं उस पर करंट लग रहा है, हमने जो सिंचाई माफ कर दी उस पे करंट लग रहा है, हमने कहा कि जो किसानों का एमएसपी है, पहली कैबिनेट में अखिलेश यादव जी बैठक करके इस पे फैसला लेंगे कि किसानों की मदद मिले। इनसे एक सवाल पूछिएगा पूरे प्रोग्राम में कि जो एमएसपी देने का वायदा किया गया था कि तीनों कानून वापस लेने के बाद 1 महीने में जो बैठक होगी, वो बैठक, वो मीटिंग, वो हाई पावर लेवल कमेटी कहां है? किसान दोबारा आंदोलन में क्यों जा रहा है? ठीक है, वो जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री किसने करवाई थी, मैं ये जानना चाह रही थी। नहीं, जिन्ना पाकिस्तान ये तो चुनाव में उधार ले आते हैं। अखिलेश यादव लेकर आए थे। थोड़ा सा पढ़िए आप अमीर जमई जी, थोड़ा सा पढ़िए। असीम वकार एक जवाब आपका, एक कमेंट यहाँ पे आपका ले लिया, और तहसीन पूनावाला प्लीज सरदार पटेल जी ने, लोहिया ने पढ़ लीजिए। जिन्ना का सबसे पहले जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसने करवाया, बीजेपी को पलटवार करने का मौका किसने दिया, ये आपको पता होना चाहिए सर। प्लीज असीम वकार, तहसीन पूनावाला, जल्दी जल्दी एक एक कमेंट, क्योंकि मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है। असीम वकार जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी का डायरेक्ट जवाब नहीं देता मैं, लेकिन इन्हीं ने मुसलमानों के बारे में कहा कि शलवार कमीज और टोपी और जालीदार टोपी। जो ठाकुर अजय सिंह बिष्ट जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब गाड़ी पलटी तो बता दिया कि दुबे जी की गाड़ी पलटेगी, वो अपराधी है। देखिए, एक संत के बारे में इस तरह की बात कर रहा है सुअर, इसको रोकिए। संत का पूर्वाश्रम का नाम ले रहा है सुअर, इस सुअर को रोकिए। अरे किस तरह की भाषा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की भाषा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑडियोज डाउन कीजिए, दोनों ऑडियोज डाउन कीजिए। ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह की भाषा है? तार्किक तौर पर आपको बात करने के लिए यहां बुलाया है, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बुलाया है। और जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, चाहे वो राइट लेफ्ट सेंटर कोई भी हो, आपकी तार्किक कंगाली दिखने लगती है, आप तार्किक तौर पर कंगाल दिखाई देने लगते हैं। मैं दोनों में से किसी को फ्लोर नहीं देने वाली। तहसीन पूनावाला, आपके शो में जो हुआ इसे आप कोइंसिडेंस मत समझिए,
ये बीजेपी और एमआईएम की चाल, ये दोनों फंडामेंटलिस्ट है। चाहे मेरे और सपा के बीच में, मेरे और बसपा के बीच में कितने भी डिफरेंसेस है, हम बात यहाँ तर्कों पे जो आप कह रही थी उस पे करते थे, हमारी इसमें डिफरेंसेस हो सकती। ये दोनों इसलिए मैच फिक्सिंग करते, इसलिए जहर फैलाते ताकि देश को बांट सके, देश को तोड़ सके। एमआईएम और बीजेपी, ओवैसी और गोलवलकर एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमें इन दोनों को बाहर निकालना है और देश को हमें तरक्की के रास्ते पे दोबारा से ले जाना है। ठीक है तहसीन पूनावाला, लेकिन आप भी एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि हिंदुत्ववाद की जब आप बात करते हैं तो आपको बीजेपी के हिंदुत्ववाद से तो दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, शिवसेना के हिंदुत्व से कोई दिक्कत नहीं होती कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वहां पर सत्ता का लालच है। तो आपके भी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जब महंगाई पर रैली होती है तो राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझाने बैठ जाते हैं, तब भी दिक्कत होती है। जब तुष्टीकरण की बात की जाती है तो सीधे तौर पर आपकी पार्टी की तरफ उंगली उठती है। जब इस देश के रिसोर्सेस पर माइनॉरिटीज का पहला हक होने की बात की जाती है तब भी दिक्कत होती है। जब आप हिंदुओं की बात करने वालों को सांप्रदायिक बताते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात की जाती है तो उसे सेक्युलर बताते हैं। जब वो दोहरे मापदंड आते हैं तब भी दिक्कत होती है। यही सियासत की दिक्कत है। जल्दी से हमारा पोल क्वेश्चन, क्या योगी के गर्मी वाले बयान से यूपी का सियासी पारा चढ़ेगा? रिस्पॉन्स 93% लोग कह रहे हैं जी, योगी के गर्मी वाले बयान से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ेगा। वही 7% की राय है कि सियासी पारा नहीं चढ़ेगा। लेकिन इस बात को स्पष्ट करते हुए जब आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, बहस तार्किक वाद विवाद का मंच होती है, निजी हमलों का मंच नहीं होती। और जैसे ही आप निजी हमले या अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तब आप ना सिर्फ उस मंच को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये आपकी भी तार्किक कंगाली दिखाने लगता है। हम जल्द लौटेंगे, आप